इसके पहले हम लोगों ने होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं और उसके क्या क्या कंडीशन होते हैं इसको हम लोगों ने डिस्कस किया और फिर उसी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम हम लोगों ने किया है। अब यह दूसरा प्रॉब्लम आपके सामने है। फिर इसको देखा जाए उसी पैटर्न का यूज करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर तब देखेंगे कि इसका सलूशन क्या होता है। तो कहा जा रहा है कि सॉल्व कंप्लीटली द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ये इक्वेशन दिए गए हैं और इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तो कोई भी इक्वेशन जब दिया जाए और मैट्रिक्स के हेल्प से उसको जब हमको सॉल्व करना होगा तब हम उसको क्या करते हैं कि सबसे पहले ये देखते हैं कि वो होमोजीनियस फॉर्म में है कि नॉन होमोजीनियस में। यानी सारे वेरिएबल्स के एक तरफ ले लो और दूसरा जो साइड है वो जीरो हो, उसमें कोई नॉन जीरो टर्म ना हो, तब हमारा होमोजीनियस इक्वेशन होता है। और उस होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का जो पहला स्टेप है उसमें आपको ये करना है कि इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखो। तो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे the above equations can be written as। अब मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो ये x है, इसके कोफिशिएंट को पहले कॉलम में तो 1 2 1 1 2 1। ये दूसरा अननोन है y तो 3 -1 -11 3 -1 -11। फिर z तो -2 4 14। और फिर जो ये अननोन्स है तो x y z 3 x y z ऐसा हम कर लेंगे। और जो दूसरा साइड है वो आपका 0 तो यह 0 0 0 ऐसा हम कर लेते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन जब सॉल्व करने को दिया जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे कि मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स के फॉर्म लिखना हमको पता है। x के जो कोफिशिएंट होंगे वो पहले कॉलम में, y के कोफिशिएंट दूसरे कॉलम में और z के कोफिशिएंट तीसरे कॉलम में। और जो जो वेरिएबल होंगे उसको हम एक कॉलम में और जितने वेरिएबल्स हैं सबको हम लिख जाएंगे। तो हमारा यह दूसरा मैट्रिक्स होगा। और इक्वल के जो दूसरा साइड है वो हमारा सब 0 ही है। तो इस तरह से इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे। अब सेकेंड स्टेप पे हम ये करते हैं कि इसका हम रैंक निकालते हैं। जो हमारा मैट्रिक्स है उसका रैंक निकालेंगे। तो रैंक निकालने के लिए पहला वर्क ये करते हैं कि जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है देखते हैं कि वो 1 है या नहीं। तो ये 1 है, इसलिए इसको 1 बनाने वाला वर्क हमको नहीं करना है। तो ये हमारा पहला वर्क हो गया। अब इसमें क्या करते हैं कि जो दूसरी वैल्यू यानी रो का हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है दूसरे रो का, तो इसको 1 बनाना, दूसरा इसको 0 बनाना। तो इसको 0 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 2 है तो इसमें सब में 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये भी 2 हो जाएगा और ये 2 ही है। तो इसी को 0 बनाना तो इसमें से 2 से मल्टीप्लाई करके और तब सब्ट्रैक्ट करो, तब पहला तो 0 आ जाएगा, शेष क्या आएगा उसको हम देखते हैं। तो यानी हमको R1 को पहले रो को कोई परिवर्तन नहीं, ये पहले रो को कोई परिवर्तन नहीं, तो यह 1 3 और -2। और दूसरे रो को हम क्या लिखेंगे कि R2 ये रिप्लेस्ड होगा R2 -2 R1। यानी इस R1 को 2 बनाओगे तब ये इक्वल होगा और तब सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आएगा। तो 2 बनाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैट्रिक्स के वैल्यू में परिवर्तन हो तो 2 को सब में प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से दोनों वर्क एक साथ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करो। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई 2 और 2 -2 0 ऐसा आ गया। फिर ये 6 तो -1 और -6 -7। फिर ये 2 से करोगे तो -4 तो 4 और
सब्जेक्ट को 8 हो जाएगा। ये हमारा -4 है और 4 से -4 दैट इज 8। अब ये 1 है इसलिए इसमें कोई प्रोडक्ट नहीं करना, तो इसको क्या करोगे, R3 को लिखोगे R3 - R1, तो यह R3 लिखना है R3 - R1, तो 1 - 1 0 -11 और यह -3 तो -14 और यहाँ से ये वैल्यू हो गया हमारा 14, तो ये 16 ये आ गया। और फिर यहाँ से x y z और जो दूसरा साइड है 0 0 0 ऐसा आ गया। तो इस वर्क में सबसे पहले सेकेंड रो के फर्स्ट कॉलम को 0 बनाते हैं और तब थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम को 0 बनाते हैं। अब इसमें 1 0 आ गया तो इसमें एक अधिक 0 बनेगा, तो एक 0 तो आया है, 1 0 और हमको बनाना पड़ेगा। तो अब इसको 0 बनाओ, तो इसको 0 बनाने के लिए इसके पहले प्रॉब्लम जो किया गया था उसमें इसको इक्वल इससे करना होता है, ये इससे नहीं, क्योंकि इससे यदि करोगे तब तुम्हारा ये 0 डिस्टर्ब हो जाएगा। इसके पहले वाले प्रॉब्लम में हम लोगों ने डिटेल किया है। तब आप क्या कर लो कि R2 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये -14 हो जाएगा। अब -14 से इस -14 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 हो जाएगा और 0 से 0 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 बना रहेगा। लेकिन यही वर्क इसके साथ जब इक्वल करके इन दोनों को इक्वल करोगे तब तुम्हारा ये वैल्यू हमारा नॉन 0 आ जाएगा। तो हमको ये भी 0 चाहिए, इसके बाद वाला भी 0 चाहिए, इसके लिए ठीक इसके पहले वाले को ही बराबर करते हैं। तब अब हम क्या करेंगे कि एक पहला तो वैसे लिखो, पहला ऐसे लिखो, तो 1 3 -2 और यह 0 -7 8 2 रो तक वैसे लिखना है। थर्ड रो में ही 1 0 है, 1 0 और चाहिए, तो ये चाहिए तो इसमें R3 को क्या करो कि R2 में 2 से प्रोडक्ट करो, यानी 2R2 को R3 से सब्ट्रैक्ट करो। तब यानी हमको R3 यहाँ लिखना है, R3 को लिखेंगे R3 - 2R2 ऐसा। तब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही होगा और 0 से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0 ही हुआ। अब इसमें 2 से करोगे तो -14 हुआ और -14 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 हो गया। ये तुम्हारा 16 हुआ और 16 से 16 तो ये हमारा 0 हो गया। अब यह x y z और ये वैल्यू 0 0 0 ऐसा आ गया। अब आप देखिए हम जो इसको एक्लान फॉर्म में चेंज करते हैं रैंक निकालने के लिए, और रैंक निकालने का पहला वर्क जो हम करते हैं इसको यूनिट बनाना, फिर इसके नीचे के इसको भी 0 बनाना, इसके भी 0 बनाना। अब यह 1 0 रहेगा लेकिन इसके आगे वाला 2 0, यदि इसके आगे कुछ और होता तो उसमें तो 3 0 कर दे। तो ये हमारा प्रोसीजर है, एक एक रो के साथ एक एक 0 बढ़ता जाता है। अब हमने केवल 1 0 था तो 1 0 यहाँ भी है, 1 0 इसी को 0 बनाए, लेकिन इसको 0 बनाने में न्यूमेरिकली वैल्यू जो थी उससे ये भी 0 आ गया, ये 0 बनाया नहीं गया था, ये 0 आ गया। तब यदि ये 0 नहीं भी आता तो भी 1 0 ये है, 2 0 तो हमारा यहाँ रैंक निकालने का वर्क समाप्त। अब हम ये देखते हैं कि जब 1 0 और यहाँ 2 0 हो गया तब इसमें कितने ऐसे रो हैं जो नॉन 0 है, यानी जिसमें एक भी 0 न हो। एक भी 0 का मतलब कि जिसमें सारे टर्म हमारे 0 ही न हो। तो एक भी 0 नहीं, मतलब एक कम से कम नॉन 0 हो तो नॉन 0 रो कहलाएगा। तो ये तुम्हारा नॉन 0 रो और ये भी नॉन 0 रो, इसलिए कि इसमें ये 0 है लेकिन 2 हमारे नॉन 0 है और इसके सारे एलिमेंट हमारे 0 है, तो ये 0 रो हो गया। 2 हमारे नॉन 0 रो हो गए, तो इसका मतलब इसका रैंक जो हुआ वो 2 हो गया। अब देखो केवल इसको 0
जीरो हमको बनाना था। यदि ये 16 नहीं होता, तुम्हारा 15 होता, चाहे 17 होता, तब ये जीरो नहीं आता, क्योंकि इसको हमको जीरो बनाना नहीं था। जीरो तो केवल इसको बनाना था। तब जब ये जीरो नहीं आता तब हमारा एक नॉन जीरो मिल जाता, उसका रैंक आता 3। लेकिन ये हमारा जीरो आ गया, इसलिए हमारा रैंक इसका 3 नहीं, रैंक हमारा क्या हुआ 2। तो अब रैंक 2 आ गया, तब हमारा इसके कितने सॉल्यूशन होंगे ये डिटरमिन करने के लिए देखते हैं कि रैंक की वैल्यू अननोन के यदि इक्वल रहे तो ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी जीरो सॉल्यूशन। तो रैंक हमारा 2 है और अननोन 3 है, तो ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब इसका जीरो सॉल्यूशन नहीं होगा, उसका नॉन जीरो सॉल्यूशन मिलेगा। तो अब नॉन जीरो सॉल्यूशन मिलेगा तो उसके कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, तो इसको जानने के लिए अब आगे एक स्टेप और देखिए। रैंक आर ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 इसलिए कि हमारे 2 ही नॉन जीरो रो है, तो ये रैंक हो गया 2। और इसका जो नंबर ऑफ अननोन्स, नंबर ऑफ अननोन्स इज इक्वल टू 3, दैट इज नंबर ऑफ अननोन्स। इसी को डिनोट करते हैं n से, ये वैल्यू हमारा 3। तो हियर r इज लेस देन ये, जो हमारा रैंक हुआ वो नंबर ऑफ अननोन से लेस हो गया, तो इसका ट्रिवियल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो दिस इंप्लाई इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होंगे? ये 2 ही तरह के सॉल्यूशन होंगे इसमें। या तो आपका ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो ट्रिवियल का मतलब जब रैंक और अननोन दोनों इक्वल हो जाए तो ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी जीरो सॉल्यूशन। और यदि जीरो नहीं होगा तब उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसका कैसे आएगा, तो इस चीज को एक बार और ध्यान दें। इंडिपेंडेंट इक्वेशंस इज इक्वल टू, अब इसके कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट लिख सकते हो, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितने इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होंगे उसको समझो। तो उसका फार्मूला होता है n-r, यानी हमने सबसे पहले इसका रैंक निकाला और रैंक को r से डिनोट करते हैं, और नंबर ऑफ अननोन्स यानी उसमें कितनी वैल्यूज हैं जिनकी वैल्यूज को निकालना है, तो x y z 3, तो n 3 और जो रैंक हुआ वो 2। तो यदि रैंक और अननोन्स दोनों इक्वल हो जाएं, r इक्वल टू n, तब हमारा उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन यानी जीरो सॉल्यूशन होगा। लेकिन यदि रैंक और अननोन्स ये दोनों इक्वल न हो तो रैंक कभी भी अननोन से ग्रेटर नहीं होता है, उससे लेस या इक्वल ही होगा। तो हमारा रैंक यदि इक्वल नहीं है तो फिर वो लेस होगा। तो लेस दिख भी रहा है कि n की वैल्यू जो है वो 3 है और रैंक जो है वो 2 है। तो यानी ये हमारा रैंक लेस हो गया। तो जब रैंक लेस हो जाएगा तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अब इक्वेशन 3 है, उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे होंगे, तो इस चीज को समझने के लिए हम ये देखेंगे कि उसके कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने हैं, तो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन के लिए का फार्मूला है n-r, यानी n आपका जो हुआ वो 3 और r है 2 यानी 1। इसका एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होगा। अब यह एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन का क्या मतलब है, तो अभी इस स्टेप के बाद आपको यह 1 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन का
क्या अभिप्राय है वो क्लियर हो जाएगा। तब तो देखो इसको क्या करते हो। अब ये जो आया यहां तक, ये हमारा वन इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो गया। अब इसी को आप मान लो इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। इसी इक्वेशन को अब सॉल्व करो। तो सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, तो इस मैट्रिक्स का और इसका दोनों का प्रोडक्ट करोगे। तो जब प्रोडक्ट करोगे तो यह 1 इंटू एक्स, तो यह x प्लस 3y और माइनस टू जेड, यानी इसी का 1x प्लस 3y माइनस 2z, और ये आपका 0 है तो यहां से 0। तो ये आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हुआ। अब इसके बाद से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो यह 0 इंटू एक्स, तो यह 0 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू वाई और प्लस 8 इंटू जेड इज इक्वल टू 0। अब इसमें सब 0 है, इसलिए जब सब 0 आ गया तो हमारा यहां से नॉन जीरो कोई इक्वेशन नहीं मिलेगा। तो ये वर्क हमने किया। अब इसके बाद का स्टेप आप समझो। ये इक्वेशन निकालोगे तो 1 तक लिखा हो, इसको तुमने 2 सपोज कर लिया, इसको 3 कर। अब आप यहां देखिए कि जिसमें आपके कम वेरिएबल्स है, यानी ये 0 हो गया, तो 0 हो गया तो इसको आप हटा सकते हैं, यह आ गया। तो यानी इसमें दूसरे इक्वेशन में केवल 2 वेरिएबल है, तो इसमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो। तो एक वेरिएबल तो फ्रॉम इक्वेशन 3 7y इज इक्वल टू 8z। इस 7y को इधर रखो, इसको उधर, तो माइनस 8z, दोनों में माइनस है, प्रोडक्ट कर दो तो प्लस। तो 7y इज इक्वल टू 8z या y इज इक्वल टू 8/7z। यानी इस y की वैल्यू तुम्हारा केवल 8/7 नहीं आएगा, ये z के टर्म में आया, यानी y की वैल्यू 8/7z आया। अब आप क्या कर लो, ये जो आपका दूसरा इक्वेशन जिसमें तीनों वेरिएबल्स हैं, तो उसमें इसकी वैल्यू को रखो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, जो आपका इक्वेशन 2 है उसमें रखो। तो यह x ये हो गया प्लस 3 और y की वैल्यू ये निकला है, तो 3 इंटू 8/7z और माइनस 2z इज इक्वल टू 0। अब यहां से z को x की वैल्यू z के टर्म निकालो, तब आप देखोगे तो ये 24/7 और इसको भी एलसीएम 7 लोगे तो ये -40, यानी -10z/7। तो ये वैल्यू दूसरे तरफ जाएगा, तो x की वैल्यू ये आपका -10/7z ऐसा आ गया। तो आपने क्या किया, सबसे पहले जब रैंक निकल आया और उसका रैंक अननोन से लेस हो गया, तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालेंगे। अब इस तरह का इसके पहले जो लोगों ने किया था उसमें ट्रिवियल सॉल्यूशन आ गया था, सब जीरो सॉल्यूशन, तो आगे का वर्क नहीं हुआ था। अभी हमारा पहला इस तरह का क्वेश्चन है, तो एक बार समझेंगे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन का क्या मतलब है और यहाँ इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन 1 आया, इसका क्या मतलब है। तो अब इन दोनों की बात यहाँ क्लियर होगी। तो अब उसके लिए क्या करो कि जो मैट्रिक्स रैंक निकालने पर आया उसी मैट्रिक्स को सॉल्व कर दो, तो ये 2 इक्वेशन तुमको मिल जाएंगे। तो देखोगे कि जो दोनों इक्वेशन आए उनमें चूंकि ये आप रैंक निकाले हो, तो इसको ये तो सब नॉन जीरो रहेगा, लेकिन इसका तो पहला जीरो होना ही है। तो एक आपका समाप्त हो गया, 2 बचा। तो इसमें किसी दोनों में से किसी एक की वैल्यू दूसरे के टर्म में निकाल, यानी y की वैल्यू z के टर्म में निकाल लिया। अब क्या कर लो कि x की वैल्यू भी 3 ही है, x है, y है, z, तो y की वैल्यू z के टर्म में आया। और
अब यक्स की वैल्यू भी जेड के ही टर्म में निकालो, यानी ये कोई टर्म में शेष की वैल्यू। तो अब इसके लिए तुमने क्या किया कि अब एक्स का निकालना है, तो उस इक्वेशन को देखो जिसमें एक्स है, तो हमारा एक्स इसमें है, तो एक्स को रखा +3, ये वाई की वैल्यू जेड के टर्म में 8/7 जेड और माइनस या 2 जेड है, इसको कैलकुलेट किया तो एक्स की वैल्यू ये आ गई। अब आप देख रहे हो कि एक्स की भी वैल्यू जेड के टर्म में है और वाई की वैल्यू भी जेड के टर्म में है, तो और जेड की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, जेड का कोई एक वैल्यू नहीं है। इसका मतलब यदि जेड की वैल्यू तुम 1 लो तो एक्स की वैल्यू -10/7 और वाई की वैल्यू 8/7, जेड की वैल्यू यदि 2 लो तो वाई की वैल्यू 16/7 और इसका -20/7, जेड की वैल्यू 3 लो तो ये इस तरह से जेड की वैल्यू 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक लेते जाओगे तो एक्स की भी वैल्यू इनफाइनाइट और वाई की वैल्यू भी इनफाइनाइट, और जेड को भी तो एक बार 1 ली, एक बार 2 ली, एक बार 3, तो जेड भी हमारा इनफाइनाइट। इसका मतलब एक्स वाई जेड की कितनी वैल्यू निकल आए? इनफाइनाइट। तो वो इनफाइनाइट क्यों निकला? क्योंकि जेड एक्स वाई की वैल्यू और जेड का हमारा कांस्टेंट के टर्म में नहीं आया है, एक्स की भी वैल्यू एक वेरिएबल जेड के टर्म में आया और वाई की वैल्यू हमारा जेड के टर्म में आया। तब हम ये एक्स और वाई की वैल्यू एक ही वेरिएबल जेड के टर्म में आया है। तो अब इसी जेड को अब तुम सपोज कर लो कि लेट जेड इक्वल टू के, कोई दूसरा है जेड की वैल्यू मान लो, तो जेड की वैल्यू के, तो y इक्वल टू 8/7 के और जेड की वैल्यू, और जेड तो हो गया एक्स की वैल्यू -10/7 के अभी आए। अब जो ये लिखा गया कि इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितने होंगे, तो ये 1 आया है। इस 1 का मतलब एक्स वाई जेड जो आपके 3 वेरिएबल्स हैं वो तीनों 1 वेरिएबल के फॉर्म में आएगा, के। यदि आपका रैंक इसका वो 1 होता, रैंक 1 होता तो 3 - 1 तो 2, तब जो ये वैल्यू आपका केवल एक के है तब 2 होता, एक के, एक कोई और मानना पड़ता, ठीक है। ये तो 2 चीजें, इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू कितने वेरिएबल के टर्म में आएगा, तो जब 1 आया तो केवल 1 वेरिएबल के टर्म में के, और एक्स वाई जेड की वैल्यू यदि हमारा 1 वेरिएबल के टर्म में आया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे, तब के की वैल्यू कोई एक रखो, तो जब एक रखोगे जैसे 1 ही रखे तो Z1 वाई की ये वैल्यू के समाप्त हो गया और एक्स की वैल्यू -10/7, के की कोई दूसरी वैल्यू लो। तो अब हम जेड को क्यों मान लेते हैं? क्योंकि हमको जेड की भी वैल्यू निकालनी है, जेड भी हमारा अननोन है, इसलिए जेड को भी हमने के ले लिया और तब सबकी वैल्यू हमने एक वेरिएबल के टर्म में आया। अब इसी के वैल्यू कोई के तो कांस्टेंट है नहीं कि 1 चाहे 2 या 3, ऐसा कुछ नहीं है, तो के की वैल्यू तुम बदलते जाओगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू बदलती जाएगी, इसलिए इस इक्वेशन के सॉल्यूशन एक नहीं मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन और 1 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन, दोनों की मीनिंग मैं समझ रहा हूं, अब आप समझ गए होंगे। यानी इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन का मतलब एक्स वाई जेड कितने वेरिएबल के फॉर्म में लिखे जाएंगे, तो ये हमारा एक, केवल एक के ही है, के होते दूसरा एक्स वाई जेड की वैल्यू दूसरे के टर्म नहीं है, तो ये हमारा ये इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हो गया। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कि उस इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन को जब 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक लिखोगे तो एक्स वाई जेड इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब ये दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन होमोजीनियस इक्वेशन ही है जो कि दूसरा साइड 0 है। अब इस क्वेश्चन को हमने सिर्फ इसलिए लिया है कि अब तक जितने प्रॉब्लम हम लोगों ने किया, जो नंबर ऑफ अननोन्स हैं उनकी संख्या और इक्वेशन की संख्या इक्वल हुआ करती थी, या हमारा अननोन्स ज्यादा थे और इक्वेशन कम थे, लेकिन ये हमने लिया वेरिएबल हमारे 3 हैं और जो इक्वेशंस हैं
वो हमारे 4 है, यानी N3 और M 4 जो हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो M रो लिया था और N कॉलम। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए क्या प्रोसीजर हमारा वही, पहला वर्क आप ये करो कि इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखो। तो द गिवन इक्वेशंस कैन बी रिटन एज पहला 1 2 3 और फिर 1 एक्स के कोफिशिएंट को पहले में, फिर यह 1 -1 -5 और 17, फिर इसके बाद से 1 और -3 और 4 और फिर ये 4, ये हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लिया। अब कोफिशिएंट मैट्रिक्स के बाद इसके वेरिएबल्स, तो एक्स वाई जेड और दूसरा साइड 0। तो कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे। अब इसका रैंक निकालेंगे। तो रैंक निकालने का प्रोसीजर वही, पहले कोई यूनिट बनाओ, तो ऑलरेडी यूनिट है, इसलिए अब इसको 0 बनाओ। तो जब 0 बनाओगे तो क्या करना पड़ेगा, 1 से प्रोडक्ट करके इसमें से सब्ट्रैक्ट करके लिखना पड़ेगा। तो अब पहले को आप वैसे ही रहने दो, तो 1 1 1। अब R2 को हम लिखेंगे, R2 को R2 - 2R1। तो अब यहां से 2 से प्रोडक्ट करो, तो 2 - 2 0 और यह 2 का प्रोडक्ट, तो -1 -2 -3 और 2 का प्रोडक्ट, तो -5, क्योंकि इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो -5 ये आ गया। अब इसमें ये हमने जो किया, R2 को क्या किया, x y z 0 0 0 0। तो हमने यहां से R2 को लिखा R2 - 2R1, R1 में 2 से प्रोडक्ट करके और सब्ट्रैक्ट कर दिया। और ऐसे R3 को लिखेंगे, R3 को R3 - 3R1, R3 - 3R1, यानी ये 3 है तो इसमें 3 से प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो 3 से करोगे तो 3 - 3 0, 3 -5 -3 -8, ये 3, तो 4 -3 1 ये आ गया। अब इसमें हमारा 1 ये भी है 1 ये भी है, तो 1 - 1 0, तो यानी इसमें हम लिखेंगे R4, ये लिखा जाएगा R4 - R1। तो इसमें से 1 - 1 0 और 17 और -1 16 और यह 4 - 1 3, ऐसा आ गया। ठीक है ये। तो इस वर्क को हम लोगों ने कर लिया। अब आप देखो, पहला वर्क कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को नॉन जीरो रहे, लेकिन शेष उसके सभी को 0 बना देना है, तो शेष सब 0 आ गया। अब इससे एक अधिक 0 इसमें बनाना है, यानी इसको 0 बनाना पड़ेगा, इसको। तो इसको 0 कैसे बनाओगे, तो इसमें देखो 3 से मल्टीप्लाई करने पर 8 नहीं आएगा। तो तुम ये करो कि 8 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो और 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो ये भी 24 और ये भी 24 और तब सब्ट्रैक्ट कर दो तो 0 आ जाएगा। तो हमको R1 तो वही रहेगा, लेकिन R2 में एक 0 है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं, केवल R3 में परिवर्तन होगा। तब आप क्या कर लो कि यहां से इसके आगे 1 1 1 0 -3 -5। अब ये चेंज होगा क्योंकि एक 0 इसमें ही चाहिए, इसमें 2 चाहिए, तो 2 चाहिए तो R3 को लिखना है
एक्स वाई जेड, और यह 0 0 0 0। R3 हम लिखने जा रहे हैं, तो R3 को क्या लिखेंगे? R3 को देखो 3R3 माइनस 8R2, यानी जो 3 है उसमें 8 से प्रोडक्ट और इसमें हम 3 से प्रोडक्ट, और तब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तब आप देखो ये 8 से करोगे तो 0, और यहाँ पे हम लोग ये 4 - 1 करेंगे तो +3 आएगा, तो ये +3 बना लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से R4 - R1 ऐसा हम लोगों ने कर लिया। तो अब इससे देखिए ये वैल्यू, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें ये तो 0 का प्रोडक्ट, इसमें भी 0 का, इसमें भी, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारा, अब एक बात को कई बार बता चुके, हमेशा ध्यान दो कि जिसमें एक 0 आ गया उसके आगे 0 करना है तो ठीक उसके ऊपर वाले रो से ही इसको इक्वल करेंगे। तब हम यहाँ से ये भी हमारा 8 तो -24, ये भी -24, तो ये 0 आ जाएगा। तो यह 0 और यह 0, ये तो आ गया। अब इसके बाद देखो इसमें -8 से करना है, तो -8 से करोगे तो ये हमारा 40, -8 से करने पर ये -8 से तो +40, और इसमें -3 से अब इसमें से ये जो वैल्यू आया है इसमें करने पर -3, तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका -3 और -40, तो ये वैल्यू आपका +47। अच्छा, सब्ट्रैक्ट करना है तो -43 या कैलकुलेशन देख लीजिएगा, किया यही गया कि इसमें हमने प्रोडक्ट किया है 8 से, तो ये आपका -40, और इसमें किया है 3 से, तो यह 3, तो +3, तो यानी +43 आएगा, +43। अब ये आ गया। अब इसके बाद से इसको देखो, तो इसको भी हम 0 बनाएंगे, यानी जितना 0 इसका बनाएंगे तो उतने सब में बना दो। अब इसका एक 0 बनाएंगे, तो यह 0 बनाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, यानी R4 क्या लिखना है इसमें, R4 ये लिखा जाएगा क्या, R4 + 2R3। एक 0 इसमें आया तो एक 0 इसको भी बनाओ। तो अब यहां से ये प्रोडक्ट करो, तो यह 2 से तो 0 और 0 - 0 तो ये 0, और यहां से 16 तो ये प्लस करना है तो 0 0। अब इसमें करना है हमको 2 से प्रोडक्ट, तो ये 2 और ये आपका 3, तो ऐड करना है तो 5, ये हो गए। तो हमने क्या किया 1 0, अब उससे एक अधिक 0 तो 2 0, और 2 0 ये भी हो गया। अब इससे एक और अधिक 0 इसमें चाहिए, तो एक और 0 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जिसको 0 बनाना है उसके ऊपर वाले से ही करेंगे, नहीं तो अन्य 0 डिस्टर्ब होने लगेगी। जैसे मान लो तुम इसको करो, तो यदि 0 + 0 और ये 5 और -5 ये तो 0 आ जाएगा, लेकिन ये -3 दे देगा। इसलिए सदैव ध्यान रखो कि जिसमें 0 आगे बढ़ाना है ठीक उसके ऊपर वाले से। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको 5 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा और 43 का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा। तो चूंकि इसमें 5 से करो, इसमें 43, तो ये तो 0 ही रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये इक्वल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और आगे कोई वैल्यू है नहीं। तब आप जो अब या 1 1 1 0 -3 -5 और यह 0 0 43।
अब इसी को इतने को डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि 1 0 आ गया, उससे एक अधिक 2 0 आ गया। अब इसी में 2 है तो एक 0 और चाहिए, तो उस 0 के लिए देखो क्या करो, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 43 से, तो दोनों इक्वल आ गया। और सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 0 आ जाएगा। और इसके आगे कोई टर्म है नहीं कि उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो यहाँ से यह भी 0, यह 0 और यह भी 0। x y z और इक्वल टू 0 0 0 0 ऐसा है। तो हमने R4 को कैसे पाया? R4 को आए हैं इसमें 5R3 40, इसमें 43R4 और माइनस 5R3। तो इसमें इससे प्रोडक्ट करो, इसमें दोनों वैल्यू सेम आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट कर दोगे 0 आ जाएगा। तो अब आगे कोई और रहता तो कैलकुलेशन करते, इसको तो इक्वल किया ही जा रहा है तो इक्वल आ जाएगा। अब आप देख रहे हो कि इसका आप रैंक निकालें, तो रैंक कब हम देखेंगे कि इसका रैंक क्या होगा? जब आपको पहला तो नॉन जीरो हुआ, उसके बाद वाले रो में 1 0, उसके बाद का 2 0 और उसके बाद का 3 0। जब ये हो जाए 3 0, तब उसके बाद से अब आप रैंक का, चूंकि अब इसके बाद भी यदि होता ये एक और रो होता, तब उसमें हम 3 रो था तो 3 0, तो अब इसके आगे करते तो 4 0, एक 0 नीचे बढ़ने पर बढ़ता जाएगा। तो अब इसके आगे सारे 0 आ गए, तो अब इसका रैंक क्या हुआ देखेंगे, कितने कितने नॉन जीरो रो हैं। तो ये हमारा नॉन जीरो रो, ये हमारा नॉन जीरो रो क्योंकि 2 हमारे नॉन जीरो हैं, ये भी नॉन जीरो क्योंकि 1 0 है, और ये सब 0 है, इसलिए हमारा रैंक इसका 3। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स जिसको R से डिनोट करते हो वो हमारा 3, और नंबर ऑफ अननोन्स जिसको n से डिनोट किया जाता है, इसकी वैल्यू भी 3, तो R इज इक्वल टू n। तो देयरफॉर R इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 3। तो जब दोनों आ जाए तब केवल ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो आगे का प्रोसीजर हमको नहीं करना है। तो हेंस इक्वेशंस हैज ओनली 0 सॉल्यूशन, 0 solution, that is x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0। ये 0 सॉल्यूशन क्यों हुआ? क्योंकि इसका रैंक और अननोन दोनों इक्वल हो गया। तो इस तरह से आप इस पे आधारित अन्य प्रॉब्लम्स को भी कीजिए, और जो डिफरेंट टाइप के होंगे उनको हम बताएंगे।